दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा छोटे और गरीब आदमी को ही बड़े और अमीर की ज़रूरत पड़े। कभी कभी अमीर व्यक्ति को भी छोटे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है और वह उसे कितना भी धन, वैभव और संपत्ति देकर भी उसे और उसके आत्मसम्मान को नहीं खरीद सकता। दोस्तों, ये कहानी है अपनी ही जीवन शैली में मदमस्त और घमंड में चूर डॉक्टर चड्ढा और उनके बेटे कैलाश की। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर कार सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लेते हुए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी चेक से झांका। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई घुड़क न बैठे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी कुछ कहने का साहस न हुआ। डॉक्टर साहब ने चेक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेककर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार, लड़का मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं खोली। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नज़र डाली। केवल 10 मिनट का समय और बाकी था। गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, ये हमारे खेलने का समय है। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी और रोकर बोला, हुजूर, एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर। 7 लड़कों में बस यही बचा रहा है हुजूर। हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दीनबंधु। ऐसे उजट देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे। कोई भी कितना कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। धीरे से चुक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा ये कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है बाबूजी। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर से मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। शायद उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य समाज इतना निर्मम, इतना कठोर, इसका मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में से था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौटने की आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। उसने किस्मत ठोंक ली। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर वे जीते थे। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बुढ़ापे की इस विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में अंतर स्वर से रोने लगी। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, लेकिन इसके साथ ही वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में भी सफल रहे, जो कि एक असाधारण बात थी। उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में भी उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस नियम से वह ज्यों भर भी न टलते थे। बहुधा
लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब वे रोगी हो जाते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनकी संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान ना हुई, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थीं। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था। वही माता पिता के जीवन का आधार था, शील और विनय का पुतला, बड़ा ही रसिक, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव और युवक समाज की शोभा। मुखमंडल से तेज की छटा सी निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थीं। शहर के कई रईस और हुक्काम एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था। छोटा सा प्रहसन खेलने की तैयारी थी। प्रहसन माने नाटक। प्रहसन स्वयं कैलाश नाथ ने लिखा था। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने, नंगे सिर, नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता, कैलाश जरा इधर तो आना। कोई उधर से बुलाता, कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते थे, चुहलें करते थे। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश न मिलता था। सहसा एक रमणी ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारा सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानने वाली। तुम रोज कल कल करते रहते हो। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे और एक दूसरे के प्रेम में पगे हुए। कैलाश को सांपों के पालने, खेलने और नचाने का शौक था। तरह तरह के सांप पाल रखे थे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता रहता था। थोड़े दिन हुए थे कि उसने विद्यालय में सांपों पर एक मार्के का व्याख्यान दिया था। सांपों को नचाकर भी दिखाया था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी ये व्याख्यान सुनकर दंग रह गए थे। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मर्ज था। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता, उसे लेकर ही छोड़ता। बस यही व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक न हुई। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जग गई थी या वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, पर उसका आग्रह बेमौका था। उस कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे, रात का समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा। इन सब बातों का उसे जरा भी ध्यान न आया। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी ना सकूंगा, कमरे में तिल रखने को भी जगह न मिलेगी। एक महाशय ने छेड़कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए इतना टालम टोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखें कैसे नहीं दिखाते हैं। दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली हैं, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। दूसरी सुंदरी होती तो इस बात पर बिगड़ खड़ी होती। तीसरे साहब ने मजाक उड़ाया, अजी बोलना छोड़ देती, भला कोई बात है। इस पर आपको दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सौदे उसे रंग चढ़ा रहे हैं तो बोली, आप लोग मेरी वकालत ना करें, मैं खुद अपनी वकालत कर लूँगी। इस वक्त सांपों का तमाशा देखना नहीं चाहती। चलो छुट्टी हुई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया। एक साहब बोले, देखना तो आप सब कुछ चाहें, पर कोई दिखाए भी तो। कैलाश को मृणालिनी की झेंपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त उसका इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। ज्यों ही प्रतिभोज समाप्त हुआ और गाना शुरू हुआ, उसने मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांपों के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। फिर एक एक खाना खोलकर एक एक सांप को निकालने लगा। वाह,
क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि बे कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझते हैं। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल लिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती रही कि उन्हें गर्दन में ना डालो, दूर ही से दिखा दो, बस जरा नचा दो। कैलाश की गर्दन में सांपों को लपेटते देखकर उसकी जान निकली जाती थी। पछता रही थी कि मैंने व्यर्थ में ही सांपों को दिखाने को कहा, मगर कैलाश एक न सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अपने सर्पकला प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कब चूकता। एक मित्र ने टीका की, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, दांत तोड़ना मदारियों का काम है, किसी के दांत नहीं तोड़े गए हैं, कहिए तो दिखा दूं। कहकर उसने एक काले सांप को पकड़ लिया और बोला, मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा नहीं है। अगर किसी को काट ले तो आदमी आनन फानन में मर जाए, लहर भी ना आए। इसके कांटे का मंत्र नहीं है। इसके दांत दिखा दूं, बताओ। मृणालिनी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं कैलाश, ईश्वर के लिए इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इस पर दूसरे बोले, मुझे तो विश्वास नहीं आता, लेकिन तुम कहते हो तो मान लूँगा। कैलाश ने सांप की गर्दन पकड़कर कहा, नहीं साहब, आप आंखों से देखकर मानिए। दांत तोड़कर बस में किया तो क्या किया। सांप बड़ा समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी तो वह हरगिज न काटेगा। मृणालिनी ने जब देखा कि कैलाश पर इस वक्त भूत सवार है तो उसने ये तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई, सब यहाँ से चलो, देखो गाना शुरू हो गया है, आज मैं भी कोई चीज़ सुनाऊंगी। ये कहते हुए कैलाश का कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और कमरे से निकल गई। मगर कैलाश विरोधियों की शंका समाधान करके ही दम लेना चाहता था। उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें तन गईं। सांप ने अब तक उसके हाथों से ऐसा व्यवहार न देखा था। उसकी समझ में न आता था कि यह मुझसे चाहते क्या हैं। उसे शायद ये भ्रम हुआ कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं। अतः उसने आत्मरक्षा के लिए तैयारी कर ली। कैलाश ने उसकी गर्दन को खूब दबाकर मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाते हुए बोला, जिन सज्जनों को शक हो वह आकर देख ले, आया विश्वास या अब भी कुछ शक है। मित्रों ने आकर दांत देखे और चकित हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने संदेह को स्थान कहाँ। मित्रों की शंका निवारण करके कैलाश ने सांप की गर्दन ढीली कर दी और उसे जमीन पर रखना चाहा, पर वह काला गेहूं क्रोध से पागल हो रहा था। गर्दन नरम पड़ते ही उसने सिर उठाकर कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से भागा। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा। उसने जोर से उंगली दबा ली और अपने कमरे की तरफ दौड़ा। वहां मेज की दराज में एक जड़ी रखी हुई थी, जिसे पीसकर लगा देने से घातक विष भी रफू हो जाता था। मित्रों में हलचल बढ़ गई। बाहर महफिल में भी खबर हुई। डॉक्टर साहब घबराकर दौड़े। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के कायल ना थे। वह उंगली का डसा भाग नस्तर से काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर पूर्ण विश्वास था। मृणालिनी पियानो पर बैठी थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी एक मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगीं। होठों पर पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा न रह सका, फर्श पर बैठ गया। सारे मेहमान कमरे में जमा हो गए। कोई कुछ कहता, कोई कुछ। इतने में जड़ी पीसकर आ गई। मृणालिनी ने उंगली पर लेप किया। 1 मिनट और बीता। कैलाश की आंखें बंद हो गईं। वह लेट गया और हाथ से पंखा झलने का इशारा किया। माँ ने दौड़कर उसका सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन चला दिया। डॉक्टर साहब ने झुककर पूछा, कैलाश कैसी तबीयत है। कैलाश ने धीरे से हाथ उठा दिया, मगर कुछ बोल न सका। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी का कुछ असर नहीं होगा। डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से भी कुछ फायदा न होगा। आधा घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी पथरा गईं।
हाथ पांव ठंडे हो गए, मुख की कांति मलिन पड़ गई, नाड़ी का कहीं अता पता नहीं। मौत के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी। माँ अलग पछाड़े खाने लगी। डॉक्टर चड्ढा को मित्रों ने पकड़ लिया, नहीं तो वे नस्तर अपनी गर्दन में ही मार लेते। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है अभी भी जान बच जाए। एक मुसलमान सज्जन ने इसका समर्थन किया। अरे साहब, कब्र में पड़ी लाशें जिंदा हो गई हैं, ऐसे ऐसे बाकमाल पड़े हुए हैं। डॉक्टर चड्ढा बोले, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गया था जो इसकी बातों में आ गया। नस्तर लगा देता तो ये नौबत ना आती। बार बार समझाता रहा कि बेटा सांप न पालो, मगर कौन सुनता है। बुलाइए, किसी झाड़ फूक करने वाले को बुलाइए, मेरा सब कुछ ले ले, मैं अपनी सारी जायदाद उसके पैरों में रख दूंगा, लंगोटी बांधकर घर से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश उठ बैठे। ईश्वर के लिए किसी को बुलाइए। एक महाशय ने किसी झाड़ने वाले को बुलाया। वह दौड़कर उसे बुला लाया, मगर कैलाश की सूरत देखकर उसे मंत्र पढ़ने की हिम्मत न पड़ी। बोला, अब क्या हो सकता है सरकार, जो कुछ होना था सो हो चुका। अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता कि जो कुछ ना होना था सो हो चुका। जो कुछ होना था वह कहाँ हुआ। माँ बाप ने बेटे का सेहरा कहाँ देखा। मृणालिनी का कामना तरु क्या पल्लव और पुष्प से रंजित हो उठा। मन के वह स्वर्ण स्वप्न जिनसे जीवन आनंद का स्रोत बना हुआ था क्या पूरे हो गए। जीवन के नृत्य में तारिका मंडित सागर में आमोद की बहार लूटते हुए क्या उसकी नौका जलमग्न नहीं हो गई। जो ना था वह हो गया। वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे, मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुणा क्रंदन और अश्रु प्रवाह था।